हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम मैथ शुरू कर रहे हैं 8वीं क्लास का। ठीक है, और फर्स्ट क्लास है आज और पहला चैप्टर करेंगे परिमेय संख्या। तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। और एमएस सक्सेस पॉइंट पर अगर आप जुड़े हैं तो आप मैथ सीखने के लिए 3-4 नियमों का पालन करना। आपने एक तो 3 कॉपियां लगानी है, एक फॉर्मूले की, एक रफ और एक साफ कॉपी। ठीक है, जिसमें साफ कॉपी वो है जिसमें आपने एक्सरसाइज रफ में उतारने के बाद, नियमों में उतारने के बाद, जब आप साफ कॉपी एक्सरसाइज करोगे, सम करोगे या एग्जाम्पल करोगे, जितने भी, वो आपने उसमें करके देखने हैं। ठीक है, और अब हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि चैनल पर वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चैप्टर का नाम है बच्चों पहला परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। पहला चैप्टर है, बिल्कुल बारीकी से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। परिमेय संख्याएं। बच्चों बिल्कुल अगर आपने जमाए, बिल्कुल भी आप बिल्कुल कमजोर मैथ में, तो आप हमारी बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए एमएस सक्सेस पॉइंट की, और उसमें एक ये प्लेलिस्ट का नाम है और इसके अंदर 16 क्लासें हमारी। ठीक है, उन 16 क्लासों में आपका मैथ बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इन 16 क्लासों में आपकी नींव मजबूत हो जाएगी मैथ में। आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार क्लास शुरू होने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप पे, आपके नजदीकियों के पास भेज दो। ठीक है, और वैसे हमने जो क्लास का है ना, जो क्लासों की डिटेल रखी है, टाइम रखा है, वो ये रखा है। 6th क्लास को हम पढ़ाएंगे सोमवार को, 7th को पढ़ाएंगे मंगल को, 8th को पढ़ाएंगे बुध को, 9th को पढ़ाएंगे वीर को, और 10th पढ़ाएंगे शुक्र को। ठीक है, उसके बाद एक शनिवार के को हम हर हफ्ते इंग्लिश की ग्रामर लेंगे, इंग्लिश की ग्रामर की क्लास लेंगे बिल्कुल जीरो से। ये शनिवार को हो गया, और रेस्ट संडे का रहेगा, रविवार को। अब अगर आपने, एक कंडीशन है एमएस सक्सेस पॉइंट की, अगर बच्चे आपकी वीडियो पसंद करते हैं तो बच्चे आपको अगर 500 लाइक देते हैं एक महीने के अंदर, 500 लाइक देते हैं या 2500 व्यू देते हैं, इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होगी। जिस भी क्लास की, चाहे 6th हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, 9th हो, 10th हो, तभी हर दिन पढ़ाया जाएगा मैथ। उसी अगर 8th क्लास वाले बच्चों ने इनमें से एक कंडीशन पहले पूरी कर दी तो उसकी डेली क्लास आया करेगी। नहीं तो एक हफ्ते में, अब बुधवार को पढ़ाया जाएगा तो अगली क्लास अगले बुधवार को ही होगी। ठीक है, और इस बुधवार की क्लास, जो भी एक हफ्ते की क्लास होगी, वो 1.5 घंटे से
2 घंटे के बीच की होगी। ठीक है, अब मर्जी आपकी है, अगर आपने हर दिन आपको एमएस सक्सेस पॉइंट पर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कंडीशन ये पूरी कर दीजिए, मैं आपके एमएस सक्सेस पॉइंट पर डेली क्लास दूंगा फिर। ठीक है, आइए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों परिमेय संख्या। अब बहुत से टीचर लगभग सभी 2-4 बातें बताते हैं चैप्टर के बारे में और एक्सरसाइज सीधा एक्सरसाइज लिखते हैं 1.1। आगे बच्चों पहले सम पर पहला सवाल की है रकम बढ़ दी और सवाल लाग लिए करवाना। बच्चे बाहर मुंह उनके दांतों आना समझ में कुछ ना कुछ, उनका फिर पल्ला पड़ता नहीं। सोया में तो एक आधा बच्चा हुआ है, वो भी कुछ ट्यूशन लगा ला है, फिर वो ट्यूशन वाले ने बिल्कुल बारीकी से पढ़ाना पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आपको एमएस सक्सेस पॉइंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा है और एक एक बात बताएगा और बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने नजदीकियों के पास, अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए वीडियो को। और मैं कोशिश करूंगा एमएस सक्सेस पॉइंट पर सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों परिमेय संख्या। हमें परिमेय संख्या का भी पता नहीं है क्या होती है क्या नहीं है, तो हम पहले इनको समझेंगे। परिमेय संख्या कहां से बनी, संख्या कहां से बनी, कहां से उत्पत्ति संख्या की हुई, क्या इनका नाम दिया गया। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट पेज से जहां पर ये परिमेय संख्या लिखा हुआ है अध्याय नंबर 1, तो यहां से लेके जहां पर एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 शुरू होती है वहां तक हम बिल्कुल एक एक लाइन पढ़कर एक एक लाइन के जो शब्द हैं उनको भी एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने प्रकट करेंगे, आपके सामने आपको समझाएंगे। ठीक है, खोलकर बिल्कुल बताया जाएगा आपको, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले है हमें संख्याओं का भी पता नहीं है, संख्या आखिर होती क्या है, कौन सी संख्या क्या होती है, तो हम एक संख्या रेखा को दर्शाएंगे। उस संख्या रेखा के महत्व संख्या रेखा पर आपको सभी चीजों का बताएंगे कि आखिर ये संख्या बनी कैसे है। इसका नाम जीरो है। जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था वो वहां पे था और उसके बाद संख्याएं बनी। जीरो का मतलब कुछ नहीं है अभी तक, वो सिर्फ जीरो ही है। फिर उसके बाद हमें इधर जो हमारा दायां हाथ है उधर हमने संख्या लिखी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। आपको ये भी पता होगा बच्चों, जिस तरफ हमारा एरो का निशान होता है उसका मतलब हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, और ये संख्याएं अनंत तक की होती है या रेखा अनंत तक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है दोनों तरफ। ठीक है, अब हम यहां पे जीरो है बच्चों, और परिमेय संख्या से पहले बहुत सी परिभाषाएं, बहुत से अंक। अब यहां पे इधर हमने नेगेटिव का चिन्ह लगाया संख्याओं के सामने और उधर हमारी पॉजिटिव संख्याएं हैं। पहले इनके बीच का वार्तालाप करेंगे हम। ठीक है, और बच्चों इससे पहले जो 6th क्लास है, 7th क्लास है, इसमें भी बहुत ज्ञान छुपा है और मैं
इनके सामने रख रहा हूं। अब इन जो ज्ञान है ना वो 6th का और 7th का, अब आपको ज्यादा बिल्कुल बारीकी से, तो बिल्कुल बारीकी से जो इन क्लासों में होगा वो 8th में नहीं होगा, और 8th में करवाने लगे तो फिर सिलेबस नहीं होगा। ठीक है, तो हम बाकी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने की। हमने संख्याओं को जानने के लिए एक रेखा पर दर्शाया, हमने यहां पे 0 और इधर हमारा, अब हम ऐसे खड़े हैं, संख्या का दाया अपना दाया होता है और संख्या का बाया अपना बाया होता है। ठीक है, या अपना बाया संख्या का बाया, अपना दाया संख्या का दाया। ठीक है, अब यहां पे है, इनको अनंत से अनंत तक, कहने का मतलब पॉजिटिव संख्या के अनंत से नेगेटिव संख्या के अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक में पहले आया पूर्ण और फिर आया अंक, तब पूर्णांक बना। तो पहले हम पूर्ण को ही देखेंगे। इस 0 से इधर अपनी सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद अंक ये भी है, लेकिन 1 का आरंभ हुआ, 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या होती है। यहां से 0 के ठीक दाएं, अब हम यहां भी लिख सकते हैं, ये 0 है, इसके ठीक दाएं हम धनात्मक संख्या बोलते हैं इनको, और 0 के ठीक बाएं ओर हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, घटा वाली। अब हम समझेंगे इनको धनात्मक क्यों बोलते हैं और ऋणात्मक क्यों बोलते हैं, पहले इनके बारे में समझेंगे। देखो बच्चों, कोई बंदा यहां पे है 0 का मतलब होता है कि यहां का मतलब ये नहीं कि इसी रेखा पर है, जो भी है कि वो खाली है जेब से। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जेब में उसके कुछ नहीं है, खाली है बस। ठीक है, अब वो जेब में खाली है तो उसको क्या बोलेंगे? इस पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब उस पे 0 रुपए हैं। अगर उसके पास धन आया तो वो धनात्मक संख्या बनेगी। कहने का मतलब उसके पास अगर 1 रुपया है तो उसके पास वो यहां पे आ गया, उसकी पोजीशन यहां पे है, उसके पास कोई धन है। अगर उसके पापा ने उसको कुछ लाने के लिए 5 रुपए दिए, या उसको रखने के लिए बोल दिया कि ये पैसे तेरे हैं 5 रुपए, चीज खा कुछ का, या उसको चीज खाने के लिए ही पैसे दिए 5 रुपए, तो वो इस पहले जब उस पर कुछ नहीं था तब वो यहाँ पे था, और जब उसको 5 रुपए मिल गए क्योंकि उसके पापा ने बोल दिया ना ये तेरे हैं, तो वो उसके हैं। वो उस टाइम, जिस टाइम उसकी जेब में पैसा आ गया तो वो इस यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब उस पर धन है, कुछ न कुछ तो है ना, चाहे वो हालांकि 5 रुपए हो। आज के टाइम 5 रुपए की वैल्यू नहीं है, इसलिए धन, तुम सोचोगे धन तो बहुत ज्यादा हुआ है, तो कुछ तो है, इससे तो ज्यादा है। कितना है? 5 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। कुछ तो है, धन तो है कुछ तो वो धनात्मक संख्या है। और आपने एक शब्द सुना होगा ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्जा, है ना, कर्जा चढ़ गया। अब कोई ऐसे है, कहने का मतलब उसके पास, अब यहां पे 1 को हम 1000 दर्शाएंगे, 2 को 2000, उसके पास इनको 1000 दर्शाने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये जो टुकड़े होते हैं ये बराबर बराबर होते हैं और इनका मान, प्रत्येक का मान अंतर बराबर होता है। 0 का 1 का अंतर,
1 हो गया, 2 का और 1 का अंतर 1 हो गया, 3 का और 2 का अंतर 1। कहने का मतलब ये बराबर बराबर इनको प्रकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऋण का मतलब मैंने बताया कि कर्जा होता है। कोई बंदा यहां पे था और उसको 20,000 रुपए कहीं से आगे उसके थे वो, या सैलरी आगे कहीं लग रहा हो कोई बंदा, उसके 20,000 रुपए सैलरी के आगे, तो वो मान लिया ये हजार ये 10,000 का है और ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। अब हमने 10 हजार के मान लिए। ठीक है, तो जब ये यहां पे था उसके 20,000 रुपए आए तो वो यहां पे हो गया, तो इसका मतलब वो यहां पे ले रहा है ना, 20,000 रुपए ले रहा है और उसके पास धन है। उसके पास क्या है? धन है। उसकी कंडीशन यहां पे है। कहां से? यहां से। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर उसके पास धन है खुद का तो हम दाईं ओर चल के उसको दर्शाएंगे और वो धनात्मक होगा। अगर वो उसने 20,000 रुपए खर्च कर दिए तो वो यहां से 5 वाले ने 5 रुपए खर्च कर दिए, चीज खा गया, चीज खाने के बाद वो फिर यहीं पे आ जाएगा। यहां पे कौन सा बंदा आएगा? जिसके पास कुछ नहीं होगा, खाली होगा, और यहां से उसने 20,000 रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद वो कहां पे आया? फिर यहां पे आ गया, और यहां पे वो बंदा आता है जिसके पास कुछ नहीं होता। अब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में प्रैक्टिकल लेनी है, बुक लेनी है, कोई सी बुक देने आ गया, कोई बेचने वाला बुक बेचने आ गया स्कूल में, और हमारे पास 1 भी रुपया नहीं, हम यहां पर हैं। हम कहां पे हैं? यहां पे हम। अब मैं ये बता रहा हूं ये माइनस कैसे लगा, क्यों बोलते हैं हम माइनस की संख्या। ठीक है, अब कोई बंदा यहां पे है, उसने क्या? बुक लेनी जरूरी, उसने बुक लेनी जरूरी, और वो यहां पे उसके पास कुछ है, बुक है 100 रुपए की या 50 रुपए की लगा लो, 50 रुपए की लगा लो, और ये प्रत्येक का मान अब हमने 10-10 देख लिया। जितना मान इधर रखेंगे इतना ही मान इधर रखेंगे। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब ये 1000 नहीं है, अब मैं 10-10 का मान लेके चल रहा हूं। ठीक है, 50 रुपए की प्रैक्टिकल, 50 रुपए की या बुक है, और उसने लेनी जरूरी है बुक वाले से। वो कहीं बुक डिपो पे मिलती नहीं, वो तो वही खुद की बुक लेके आ रहा है जिसने बनाई है, और वो प्रचार कर रहा है, और वो है बुक 50 रुपए की। जब तक वो घर से लाएगा तब तक वो स्कूल में नहीं रहना, तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना टीचर से ले लूं और टीचर को कल दे दूंगा मैं 50 रुपए। ये भी आइडिया सही है। तो उसने क्या किया, अपने टीचर से मांगे कि मेरे को 50 रुपए दे दो और मैं ये बुक ले लूंगा, और बुक लेने के बाद आपको कल मैं लौटा दूंगा। वो कहां पे आया? यहां पे। जब उसके टीचर ने उसको 50 रुपए दे दिए तो वो यहां पे है। यहां पे क्यों आया? अब आप ये बोलोगे कि उसको तो कर्जा देना है, ओ सॉरी, उसके पास तो 50 रुपए आ गए, और आपने बोला कि 50 रुपए आएंगे, तो वो यहां पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा जब उसके पास है। क्यों? यहां पे आ तो गया, उसने जबान क्या की? जबान का मतलब उसने बोला कि मैं कल दूंगा, और ये उसने जो लिए हैं वो देने हैं। अब वो यहां पे कैसे आया? माइनस की पे। अब दोबारा समझ लो, उसने 50 रुपए लिए टीचर से और वो बुक ले ली, और बुक लेने के बाद वो कहां पे है? यही तो है। उसने बुक ली और बुक लेने के बाद वो यहां पे तो है। क्यों है? क्योंकि उसने 50 रुपए देने हैं, ऋण लिया उन्हें, ऋण मैंने कर्जा लिया उन्हें, टीचर से कर्जा लिया है। टीचर से क्या लिया? कर्जा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने बुक लेनी थी 50 रुपए की, और वो देने पड़ेंगे, जुबान की है कल की। और जब वो घर से लाके 50 रुपए दे देगा, इसका ऋण चुका देगा,
टीचर तो लेकर हटेगा भाई, 50 रुपये अपनी जेब में, तो उसकी तनख्वाह है, तनख्वाह के रुपये थे, है ना, तो वो लेवेगा जब, तो अगर उसने कल आके दे दिए तो वो कहां पे आएगा, यहां पे वापिस आ जाएगा। इसका मतलब उसने अब ना लेना किसी का और ना देना। ये बात क्लियर। अगर हम किसी को ऋण, माइनस का मतलब, घटा का मतलब, ऋणात्मक का मतलब यही होता है कि हमारे पे कर्जा है और हमको देना होता है, इसलिए हमने जो ऋण हुआ है हम उसको नेगेटिव से दर्शाते हैं। क्लियर बात। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो यहां पे है, अगर उसके पास है तो वो वहां पे है। उसके बाद अगर उसकी किसी की भी सैलरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, अगर किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है, खुद के पैसे हैं उसके पास, ठीक है, उसने 30 रुपए किसी के दिए, तो 30 रुपए उसने किसी के देने थे, 30 रुपए किसी के देने थे, और जब तक उसके पास है, अगर देना होता है तो हम बाईं ओर आएंगे संख्या रेखा के, अगर किसी को देना है तो हम बाईं ओर आएंगे संख्या रेखा के। कहने का मतलब उसके पास 100 रुपए थे, 30 रुपए उसने दिए तो वो आ गया यहां पे, है तो अभी धन तो उस पे अभी है, इसलिए वो यहां पे है। 70 रुपए है ना उसके पास, अब भी 30 रुपए तो दिए तो अब भी वो यहां पे है। अगर उसने कुछ ले लिया 80 रुपए का, 80 रुपए का लिया, 70 उस पे थे, 10 कर्जा ले लिया, तो वो कहां पे आया, यहां पे, क्योंकि 10 ने, हाँ यहाँ पे 10 ने क्या लिया, कर्जा लिया, क्योंकि 70 उसके खुद के थे, यहां पे आ गया, 10 उसने ऋण लिया, वो यहां पे आया, तो अब 10 रुपए उसने देने हैं, इसलिए वो देने को क्या दर्शाता है, जो हमने देना होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे हमने ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को दर्शाना शुरू किया है, ठीक है, क्लियर। अब हम इनकी परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाएं किन किन की, एक पूर्णांक की, एक ऋणात्मक की, एक धनात्मक की, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, और तो नहीं रह गया, एक जहां जिससे चैप्टर शुरू हुआ, एक इसकी विपरीत अपरिमेय संख्या, एक वास्तविक संख्या, ठीक है, और योज्य तत्समक, बहुत सी हैं। उसके बाद जो सब बताते रहेंगे, ठीक है। बस आपसे जो रिक्वेस्ट है सिर्फ यही है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हर वीडियो पर। और बच्चों जिसका नाम मैथ बिल्कुल कमजोर है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बेसिक क्लास जरूर देखें, 16 क्लास से आपके लिए ही बनाई है वो, ठीक है। पहली है पूर्ण संख्या, पहली परिभाषा है मैथ की पूर्ण संख्या। जो बेसिक क्लास है ना बच्चों, वो बिल्कुल गिनती से, हम जाते थे ना स्कूलों में और एकम एका पढ़ते थे, इससे पढ़ाया मैंने, 0 1 2 3, इनका भी निर्माण बताया, कैसे हुआ इनका निर्माण, ये चिन्ह क्या है, और इन 10 चिन्ह से ही संख्या कैसे बनी, बिल्कुल बारीकी से समझाया है। और लाभ हानि पर खत्म किया आगे, लाभ हानि के बाद 6th क्लास का मैथ शुरू हो जाता है, ठीक है, लाभ हानि के बाद। पहली परिभाषा बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को हमने कोई भी पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सिर्फ एक वाक्य बोलना है आपने कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है।
अगर आप शुरू से ही बेसिक क्लासों से जुड़े होते तो आज आपका इंटरेस्ट इतना होता कि हम कुछ ना कुछ, हमारे अंदर जुनून होता कि कुछ ना कुछ तो सीखे। शायद जो पहली बार देखे उसको वीडियो अच्छी भी ना लगे, और अच्छी लगे तो अच्छी बात है, वो तो बेसिक क्लास दोबारा देख लेगा, क्योंकि चैनल पे है। जैसे कुछ नहीं बच्चों, मैंने बोला था 0 से शुरू होके अनंत तक की दाईं ओर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक की। अगर कोई पूछे आपको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आपने क्या बोलना है, 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद है अपना प्राकृत संख्या, दूसरी परिभाषा अपनी प्राकृत संख्या। यहां 0 है, इसमें सिर्फ 1 लगाना है। 1 से लेकर अनंत अंत लिख लो। तक की सभी संख्याएं ऐसे लिखा जाएगा शायद कि सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या बोलना हमने, अगर कोई प्राकृत संख्या पूछे क्या बोलना है, 1 से लेकर अंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे में लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। उसके बाद हमारा तीसरी बार है, तीसरे नंबर पर है पूर्णांक। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसकी परिभाषा सिर्फ एक ही वाक्य है इन्हीं की तरह, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को समझने के लिए बच्चों बेसिक क्लास में पूरी डिटेल से पूर्णांक समझाया हुआ है, क्यों बोलते हैं इसको। वैसे मोटे तौर पर आप भी मैं बता दूंगा, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहां पे इधर भी इंफिनिटी डैश 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 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है, पूरे अंक का मतलब क्या होते हैं, आप सोचेंगे अंक तो पूरे ही होते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आपके पास रुपए भी हैं और पैसे भी हैं, इनमें अंतर क्या है, इनमें 2 यूनिट है, एक पैसे की है एक रुपए की है। रुपए हैं 3, पैसे हैं 20। हम इनको पूरे नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 3 रुपए 20 पैसे। $320 नहीं लिख सकते इकट्ठा। कब लिखेंगे, जब एक यूनिट होगी, पैसे होंगे इकट्ठे। हमने यूनिट दे रखी है 2, रुपए की भी और पैसे की भी। अगर हमारे पास 5 रुपए 50 पैसे होते तब हम कैसे लिखते, लिखने में हम आपको 5.5 भी लिखते हो, आप 0 लगाओ कोई महत्व नहीं, इसको बोलते हैं 5.5।
5.5। 5 के सामने क्या आया? साढ़े आया। ये अकेला क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बनने में या तो ये 50 घटाने पड़ेंगे और या 50 जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने के बाद 6 रुपए बनेंगे और 6 रुपए क्या हमारे पूर्ण संख्या है। क्या है? पूरी संख्या है और पूरी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ना तो उनके बीच में पॉइंट, इनके बीच में कोई पॉइंट लगाया मैंने नहीं लगाया। सिर्फ इसका मतलब क्या है, ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, या भिन्न के रूप में नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर यह बात। अब हमारे भी अब अगली है धनात्मक संख्या ही लिख लो। इसमें धनात्मक संख्या आ गया। धनात्मक किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या संख्या रेखा पर दर्शाए अनुसार जो भी मैंने अभी दर्शाया था, 0 के ठीक दाएं या शून्य लगा, शून्य ब्रैकेट में 0 के ठीक दाएं लिखी अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक होती है। दाएं लिखी हुई अंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है? हमारी सभी संख्याएं धनात्मक होती है। जैसे एक और बात बच्चों, धनात्मक पिच या तो प्लस का चिन्ह हो या ना हो, उसका कोई महत्व नहीं। अगर चिन्ह नहीं है उसको भी धनात्मक बोलेंगे, चिन्ह है उसको भी धनात्मक बोलेंगे। लेकिन ऋणात्मक होगी तो उस पर जरूर उसको कर्ज दिखाया जाएगा कि ये कर्ज की है। जैसे 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद एक बार लिख लो या आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो रोक के लिखना चाहते हो वीडियो रोक के लिख लो। ठीक है, मैं आप साफ कर दूं। मैथ बिल्कुल बेसिक से करवाया जा रहा है बच्चों, इतनी बारीकी से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। जो आपको एमएस सक्सेस पॉइंट पर सुविधा मिल रही है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद हमारी ऋणात्मक संख्या। क्या अगली? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या संख्या रेखा पर दर्शाए अनुसार जीरो के या शून्य के ठीक बाएं लिखी गई अंत तक की सभी संख्याएं तक की सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या होती है। क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है।
क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। अब हम इन्फिनिटी डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, क्या है ये? ऋणात्मक संख्या होती है। रेखा पे दर्शाते हो, रेखा पे दर्शाते, इधर है इंफिनिटी, ये है 0, इसके ठीक दाएं तो क्या है? ये पॉजिटिव थी, वहां भी बनाना चाहते हो वहां भी बना लियो। ये क्या है? ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। अगली है हमारी जो आती है परिमेय संख्या। चलो परिमेय संख्या को एक बार बाद में देखते हैं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस पेज को क्लियर करते आएंगे। क्या करते आएंगे? क्लियर करते आएंगे। पहले पेज को पढ़ते हैं एक बार। इन्हें बोला है भूमिका में ही 1.1 है ना, जो भूमिका है उसमें बोला गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ समीकरण x + 2, इन्हें पहला समझ दिया समीकरण, इसने एक शब्द दे दिया समीकरण। बच्चों हमें समीकरण का ही नहीं पता होगा तो हम आगे करेंगे क्या? हमें एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए गणित में, ठीक है। हम बिल्कुल बारीकी से लेकर चलेंगे और उस समीकरण की हम परिभाषा देखेंगे। क्या है? इसने दिया है x + 2 = 13, इसने दे दिया सीधा x + 2 = 13, ये लिख दिया। इसने बोल तो दिया ये समीकरण है, इसने क्या किया? बोल दिया कि ये समीकरण है, लेकिन क्या किया इसने? समीकरण की परिभाषा नहीं समझाई, और शायद आपको पहले भी किसी टीचर ने ना बताई हो, और बताई होगी तो किसी टीचर ने बताई होगी। तो अब ध्यान से देखो, समीकरण की हम परिभाषा लिखेंगे, चर व अचर राशियों का, चर व अचर राशियों का ऐसा अर्थपूर्ण जिसका थोड़ा बहुत अर्थ निकले या अर्थपूर्ण हो, अर्थ निकले, अर्थपूर्ण कथन, चर व अचर राशियों का ऐसा अर्थपूर्ण कथन जिसमें समता का मतलब बराबर का चिन्ह लगा हो, समता का चिन्ह लगा हो, उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो या दो से अधिक चर व अचर राशि होती है। राशि होती है, इसने बोला है चर व अचर राशियों का ऐसा अर्थपूर्ण कथन जिसका थोड़ा अर्थ निकले, जिसमें समता का चिन्ह लगा हो। अब हमें ये बात समझ में आएगी कि x + 2 =
कितना था? 13। अब ये क्यों दिया? इसने बोला चर राशि कौन सी होती है? चर की परिभाषा लिख लो। चर राशि किसको बोलते हैं? ए से जेड तक की सभी राशि चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। जे टू जेड होते हैं हमारे, ए से जेड तक की सभी राशि चर राशि कहलाती हैं। वैसे ज्यादातर चर राशि में प्रयोग होने वाली राशि एक्स वाई जेड होती है। ठीक है, ए से जेड तक की सभी राशि चर राशि कहलाती है। वैसे ज्यादातर राशि चर राशि में प्रयोग होने वाली राशि कौन सी है? एक्स वाई जेड। और उसके बाद एक और शब्द आया इसमें, एचर राशि। एचर राशि कौन सी होती है उसकी परिभाषा लिख लो। बिल्कुल आपको स्पष्ट समझा जाएगा बच्चों, कोई भी एक ऐसा भी शब्द नहीं आएगा जो आपको उसका अर्थ का नहीं पता हो। अब आप एचर राशि से भी कभी पता नहीं होगा आपको, एक से या जीरो से भी लगा सकते हो। अंत तक की सभी राशि एचर राशि होती है। कहलाती है, या ये लिख लो, सभी पूर्ण राशि, सभी पूर्ण संख्या हमारी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हमारी एचर राशि होती है। इतनी भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पूर्ण राशि भी बता दिया गया है और चर राशि को अब हमने इसमें क्लियर किया है और प्राकृतिक संख्या को भी बताया है, और चर राशि पूर्ण संख्या हमारी एचर राशि होंगी। ठीक है, इससे इस समीकरण में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। समता का बता दिया, समता का अर्थ होता है बराबर का चिन्ह। ठीक है, ऐसा कोई सा शब्द नहीं है। समीकरण की मैंने परिभाषा लिख दी। बिल्कुल कह रहा हूं, जो भी आपको एक नया शब्द दिखेगा उसका ही अर्थ आपको बताया जाएगा। पूर्ण मैंने पूरा, अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्या ये अगर हम एक कथन मान के चले तो ये अर्थपूर्ण है। क्यों है अब तो देखेंगे, इसके बाद आप कॉपी में उतार लीजिए। करते साहब, पहले एक बार इनको देख लो। ए से जेड तक की सभी राशि क्या होती है? हमारी चर राशि होती है। वैसे ज्यादातर हम चर राशि को एक्स वाई जेड यूज करते हैं। उसके बाद एचर राशि, एक से अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? एचर राशि कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याएं हमारी एचर राशि होंगी। ठीक है, उसके बाद हमको ये समीकरण दी है। इसका मतलब क्या है? चर राशि भी बता दिया मैंने, ये क्या है? चर राशि है। ये क्या है? एचर राशि है। ये क्या है? एचर राशि है। और मेन बात क्या है? इसमें समता का चिन्ह होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें समता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ, तो ये क्या है? एक समीकरण है। क्या है ये? समीकरण है। अर्थपूर्ण कैसे है ये? अर्थपूर्ण ऐसी है, अगर हम x को इधर ही रखें और ये प्लस में है, ये प्लस में है, बराबर से परली तरफ जाएगा दाईं तरफ तो क्या होगा? माइनस में होगा। ये जाना आना, ये भी बिल्कुल बेसिक क्लास में 16 क्लासों में
कहने का मतलब 0 से शुरू कर रखिए बच्चों। उन 16 क्लासों को टाइम लगाते लगाते, जैसा भी आपको टाइम लगे वैसे वैसे इन 16 क्लासों को बिल्कुल एक बार कंप्लीट करें, अगर आपने मैथ को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो x बराबर कितना, x का मान कितना है, 13 में से 2 गए 11। तो इसका मतलब इससे मान निकला है, इससे क्या है, मान निकला है। तो ये एक अर्थपूर्ण है। 11 क्या है, x के बराबर है। ये बोल रहा है कि x 11 है। ठीक है, कर लिया। अगर हमको इसने एक और दी है, x बराबर x प्लस 5 बराबर 5। इसने अब हम दाईं तरफ ले जाएं कोई प्लस की, तो दाईं ओर जाके माइनस में होगी। ये 5 तो ये है और ये आया माइनस में बना, 5 में से 5 गया 0, x का मान 0 है। तो इसमें भी क्या है, चर राशि भी है और अचर राशि भी है। ठीक है, और देखो इसने बोला 2 या 2 से अधिक चर व अचर राशि होनी चाहिए। इसमें एक चर राशि दे दी और 2 क्या दे दी, अचर राशि। इसका मतलब, और उसमें मेन क्या बात है, उसमें समता का बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो क्या कहलाएगी, हमारी समीकरण कहलाएगी। अब इससे भी हमारा कि x किसके बराबर, 0 के बराबर है, तो इसका मतलब अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दें। अब आपको समीकरण का भी पता लग गया। एक बार ये अब इस पेज को खत्म करके क्या करेंगे, हम इस पेज को खत्म करके हम परिमेय संख्या को देखेंगे, क्योंकि लास्ट इस पेज के ही लास्ट में ही परिमेय संख्या का शब्द दिए गए हैं। तो परिमेय और संख्या गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरणतः समीकरण x प्लस 2 बराबर 13 समीकरण 1 है, x बराबर 11 आया हुआ है हल करने पर, क्योंकि x का यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है। हल 11 एक प्राकृतिक संख्या, दूसरी तरफ समीकरण x प्लस 5 बराबर 5 हल क्या है, एक पूर्ण संख्या। x का मान पूर्ण संख्या, क्यों, क्योंकि देखो x प्लस 5 था हमारा और x बराबर 5 माइनस 5 x बराबर 0 आया था। ये तो पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है, क्योंकि देखो प्राकृतिक तो हमारी क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, और उसमें आया 11, उसमें आया 11, और हम इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ये क्या है, 0 क्या है, इसको प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 से शुरू हो रही है, 1 से अनंत तक की होती है, और ये है 0। 0 को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, जो 0 से शुरू होकर अंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, इसलिए हम इसको पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। इन दोनों लाइनों की ये थी, इसमें से ये निकल गया रहा। शून्य को शामिल किया गया है। इस नए शून्य को पूर्ण संख्याओं का मान दिया गया है, यद्यपि x प्लस 18 बराबर 5 के जैसे समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त हैं। क्या आप जानते हैं क्यों हमें संख्या -13 की आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है? क्योंकि मैंने बताया है ना कि 0 से शुरू होके सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है हमारी। ठीक है, और ये इसने क्या दिया, -13। हमने इसमें हमें पूर्णांकों धनात्मक एवं ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है, और वो मैंने आपको अब बता दिया, धनात्मक क्या होती है और ऋणात्मक क्या होती है। निम्नलिखित समीकरणों के बारे में 2x बराबर 3 ने दिया 2x बराबर 3। तो यहां से देखो एक बार मैं मोटा मोटा बता दूं, अगर कोई संख्या एक लिखी लो, यदि चल पहले गुणांक की परिभाषा लिखो। एक है गुणांक शब्द आएगा आगे बार बार, इसमें भी गुणांक है। गुणांक क्या होता है, किसी चर राशि के साथ गुणा के रूप में गुणा
के रूप में लिखी अचर राशि राशि चर राशि का गुणांक कहलाती है। चर राशि का गुणांक कहलाती है। गुणांक कहलाती है। कैसे? अब देखो, चर राशि हमने बोला है कि ए से जेड तक की सभी राशि चर राशि होती है, वैसे हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड, और इसमें यूज कौन सा हो रहा है? एक्स यूज हो रहा है। चर इसने लिखा कि चर राशि के साथ गुणा के रूप में, ये इसके साथ लगी है किस रूप में? गुणा के रूप में, क्योंकि 2 गुणा में x करेंगे कितना बनेगा? 2x बनेगा। क्या बनेगा? 2x बनेगा। तो यह 2 क्या है? गुणा के रूप में लिखी है। इसके अंदर से गुणा का चिन्ह हटा के हमारा ये गुणनफल आया है। ठीक है, गुणा करने पर इन दोनों की गुणा के रूप में लिखी क्या? अचर राशि, और 2 क्या है? अचर राशि है। चर राशि का गुणांक कहलाता है। इसका मतलब इस चर राशि का मैं गुणांक पूछूं कितना बोलोगे आप? 2। और ये आपने 7वीं क्लास में भी सीखा होगा, शायद 6ठी में भी सीखा होगा। अगर मैं x के साथ 5 लिखा तो मैं बोलूं 5 का गुणांक क्या होगा, तो आप बोलोगे 5। अगर मैं बोलूं 3x + 2y = 4, ये लिख दिया मैंने। अब मैं बोलूं y का गुणांक तो आप बोलोगे 2। अगर मैं बोलूं x का गुणांक तो आप बोलोगे 3। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये होते हैं गुणांक। ठीक है, क्लियर? मैं क्या समझा रहा था आपको? हाँ, अब आता है हमारी ये कि 2x = 3। इससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा था, ये बराबर है। कोई संख्या इधर प्लस में है किसी संख्या के साथ, परली तरफ जाके दाईं तरफ जाके माइनस की बनेगी। ये दायां हमारा और ये बायां। माइनस की है तो इधर आगे बाईं तरफ प्लस की बनेगी। इसकी अपोजिट होगा जो भी होगा, इधर माइनस की परली तरफ प्लस की होगी। इधर गुणा में है किसी संख्या के साथ तो परली तरफ भाग में होगी, इधर भाग में है परली तरफ गुणा में होगी। क्लियर? ये आपको याद हमेशा रखने पड़ेंगे मैथ में। जब तक आपके साथ मैथ चलेगा, गणित चलेगा, ये हमेशा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी भी बारीकी कोई समझाएगा नहीं। ठीक है, एमएस सक्सेस पॉइंट आपको इतनी बारीकी से लेके चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा x के साथ 2 क्या में है? गुणा के रूप में है। तो हमने बोला कि दाईं तरफ ले जाएंगे इसको 2 को, तो किस रूप में कहा जाएगा? एक भाग के रूप में। तो x = 3/2। और एक हमें नई चीज मिल रही है। पहले तो हमने सिर्फ पूर्ण संख्या मिली है, ये बटे में तो मिली नहीं। और ये बटा क्या है? ये कैसे बटे? इस बटे को क्या बोलते हैं? ये भी तो आगे इतनी। अब हम पहले इस बटे को ही देखेंगे, आखिर ये बढ़िया क्यों। ठीक है, ये भिन्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भिन्न। और भिन्न में 2 चीज होती है, एक अंश होती है, एक हर होती है। क्या होती है? भिन्न। भिन्न को बोलते हैं, भिन्न की परिभाषा अगर कोई पूछे भिन्न क्या होती है, आपने बोला अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषा है, हमेशा आपको मन में होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। बटा क्या होता है? बटा होता भाग का चिन्ह। अब देखते हैं कैसे। भिन्न बराबर है अंश, एक डंडा होता है ये वाला, और ये हर। अंश इसको बोलते हैं डंडे को, बटा जो पड़ा हुआ डंडा है, बटे हर। अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न। हर हमारा भाजक होता है और अंश हमारा भाज्य होता है। कैसे? जैसे हम इसके अंदर ये भाग का चिन्ह था,
भाज्य अंदर लिखते थे, इसको भाग देते थे भाजक से, जो आता था वो भागफल होता था और जो आता था उसे शेषफल बोलते थे। ये भी बातें मैंने बिल्कुल बेसिक क्लासों में बता रखी हैं। ठीक है, हर हमारा होता है टोटल भाग, हर टोटल भाग होते हैं हमारे, और टोटल भाग में से ही हमारा अंश निकलता है। ठीक है, वो भी मैंने बेसिक क्लासों में समझा रखा। कहने का मतलब यही है बच्चों, बेसिक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपने सीख ली तो हमको आप आगे कुछ इतना बड़ा हम सीधे चलते रहेंगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं भिन्न, इसलिए। और भिन्न अगर आई है तो हमें एक यहां से एक शब्द मिलता है इसी पेज पे, वो है परिमेय संख्या। जिस परिमेय संख्या जिससे हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब हमारा क्या हुआ है, अब चैप्टर जाके शुरू हुआ है। इतनी बातें सीखने के बाद हमारा क्या हुआ है, चैप्टर शुरू हुआ है। क्लियर? जब हमें यहां तक देख लो, अब कितनी 20-25 मिनट हो गए होंगे पढ़ाते हुए, तो अब हमारा चैप्टर शुरू होगा। और अगर आपने बेसिक क्लासें देख ली होती तो हमें ये करनी जरूरत नहीं, सीधा हम चैप्टर शुरू कर सकते थे। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें बेसिक क्लास नहीं देखी है। लेकिन हम अगर कोई भी नया शब्द आता है तुरंत आपको वहां पे लेके जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमारा अब क्या है, हमें परिमेय संख्या का पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या की होती क्या, जिसके बारे में हम इतना एक चैप्टर पूरा ही दे दिया, उसमें एक्सरसाइज दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, इतने पेज बुक बनाने वाले ने इतने पेज बांट दिए। तो आखिर होती क्या है, क्यों सीखना हमें, वो सीखेंगे। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहले परिभाषा लिखते फिर उसके बारे में समझेंगे। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा एक है, जो संख्या, बच्चों कॉपी में जरूर लिखते रहना, ये नोट्स आपके जिंदगी भर काम आएंगे जब तक आपके साथ मैथ्स चलेगा। देखो, जब अगली बार ये जो 6 से 10वीं तक का मैथ क्लियर होने पर, क्योंकि यहीं तक हिंदी मीडियम तो यहीं तक है, उसके बाद नर्सरी से ही हम बुक पढ़ाएंगे 12th तक इंग्लिश मीडियम का ये बैच शुरू होगा। ये भी बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे, जैसे हमने पहले बेसिक क्लास हिंदी की ली ना, ऐसे ही इनमें भी लेंगे। ठीक है, और ये जब तक समझ लो 10वीं तक तो काम आएगा ना आपके, और 2 साल भी अगर 8th में हो, 9th 8th तो समझ लो अब जाने वाली है, 9th और 10th 2 साल भी एक अगर कॉपी आपके लिए काम आ रही है तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक साफ कॉपी लगाइए और उसमें जरूर उतारिए। ठीक है, जितने में फॉर्मूले बनवाने लग रहा हूं आपके। जो संख्या P बटे Q के रूप में, P क्या है, मैंने अभी भी बोला अंश, ये भिन्नी तो है ना, भिन्नी तो लिख रही है, P बटे Q के रूप में लिखी हो तथा P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब मैंने आपको बता दिया है, वो पॉजिटिव भी यानी धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। पूर्णांक हो और Q का मान 0 न हो, Q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या की वैसे बच्चों परिभाषा में लिखवा देता हूं, इसको अपरिमेय संख्या को हम समझेंगे 9th क्लास में।
ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में जैसे आपका परिमेय संख्या का चैप्टर है, वहां पे अपरिमेय संख्या का चैप्टर है, और अपरिमेय, और जब 10वीं में फिर इनका दोनों का वास्तविक संख्या की भी मैं आपको परिभाषा लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। फिर वास्तविक संख्या है, वो 10वीं का पहला चैप्टर है, ठीक है। इनका क्या होता है, वास्तविक संख्या की भी आपको समझ में आ जाएगा कि किसको बोलते हैं। इसके जैसे में लिखते हैं 3/4, 2/3, 7/9 इत्यादि। वो भिन्न के रूप में लिखी होनी चाहिए, पूर्णांक दोनों होने चाहिए भिन्न के, ठीक है। वही क्या हमारी परिमेय संख्या। नीचे 7/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यों नीचे है ना हर के रूप में, और उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्या है, यही क्या है, परिमेय संख्या है। इन्हें 3 कंडीशन दी, एक तो वो भिन्न के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, पहले। दूसरा, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक भी हमारे, हालांकि मैं अब -5/7 लिखूं, ये भी क्या है, क्योंकि -5 क्या है, ये भी पूर्णांक है, हालांकि बेशक ऋणात्मक हो, लेकिन 7 क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, क्यों का मान 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद शून्य है, किसका मान, क्यों का नीचे हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर क्लियर करें साफ क्या, अगली अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिख लीजिए। अपरिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी हो, देखो इसमें है ना P और Q जब भिन्न के रूप में नहीं लिखी, तो इसका मतलब क्या है, Q का मान 0 भी हो सकता है ना, तो इसका उल्टा ही होता है। P तथा Q के रूप में न लिखियो, P तथा Q बेशक पूर्णांक हो, उनका मतलब क्या है, जब भिन्न के रूप में नहीं लिखी उससे फिर लेना देना नहीं है कुछ, पूर्णांक हो या Q बराबर 0 हो। तो एक तो परिभाषा हो तक यही है, और दूसरी है, अगर कोई पूछे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि परिमेय संख्या को छोड़कर, परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एक बात और लिख लो, ये ज्यादातर वर्गमूल में लिखी जाती है। अब लिख लो, जैसे चर्चा हम 9th में करेंगे इसकी डिटेल से। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, पाई का मान भी वैसे बच्चों हम 22/7 ले रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक मान संपूर्ण नहीं मिला है, ठीक है। कहीं ये सोचो ये भिन्न के रूप में लिखी है, इसका मान जो वास्तविक है वैसे ले रहे हैं, इसको निकालने के लिए, समूह को निकालने के लिए वास्तविक मान इसका कुछ ऐसा है, ये बहुत लंबा, ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है।
22/7 इसका रियल मान नहीं है। इसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्या की परिभाषा। वैसे ये दो परिभाषाएं आपको अगली क्लास में काम आएंगी। अभी तक देख लो बच्चों, हमारा एक पेज ही कंप्लीट हुआ है और कितना 1 घंटे के लगभग वीडियो बन चुकी होगी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय दोनों के, इसमें आ गया दोनों, परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या है, दोनों आ गई अपनी। अब हम बच्चों परिमेय संख्या के गुणधर्मों को समझेंगे जो हमारे चैप्टर में है, अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पर। ठीक है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म 1.2 इसकी भूमिका है। ठीक है, कहीं एक्सरसाइज सोचो पेज नंबर 2 पर जो फर्स्ट में दे रखा है। अब हम अपने चैप्टर का मुद्दा हम अपने चैप्टर का उठाते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या होगा। ऐसे तो हमारा चैप्टर पूरा ही नहीं होगा। इसने बोला है संवरित। देखो बच्चे, हमारे पास 3 होते हैं गुणधर्म। एक होता है संवरित, दूसरा गुणधर्म होता है कर्म विनिमय भी बोल सकते हैं, मय भी बोल सकते हैं, कर्म विनिमय। और तीसरा होता है साहचर्य, साहचर्य नियम। ये हमारे 3, यही ऐसे लिखा जाता है ना, साहचर्य। तो ऐसे ही है। अब हम इनको समझेंगे। पहले हम संवरित को समझेंगे। कौन कौन सी समझेंगे? पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक और परिमेय, जिसकी हम बात करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है। इन तीनों को क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे। इन तीनों का, चारों का जिक्र हमारे चैप्टर में है और इनको हम इन नियमों में रख के हम देखेंगे कि कौन सा नियम किसके लिए सही है। ठीक है, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, 3 ही दे रखे। हाँ, प्राकृत भी। करें शुरू बच्चों। अब हम पेज नंबर 2 को पढ़ते हैं कि पेज नंबर 2 में दिया क्या है। इसने बोला पूर्ण संख्याएं। पहला है पूर्ण संख्याएं, देखेंगे संवरित है या नहीं है। आइए एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवरित गुणधर्म की चर्चा करते हैं। योग। पूर्ण संख्याएं बच्चों क्या होती है हमारी, जो 0 से शुरू होती है। कहने का मतलब 0 1 क्या है, हमारी पहली पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम इसका योग में देखेंगे। किसी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या अगर 0 है, अगर हम 5 जोड़ें, क्या है, 5 आया। तो 5 क्या आया, पूर्ण संख्या ही आई। अगर 7 में 0 जोड़ा, क्या आया, 7 आया। 7 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में आती है ना 7। अगर हम 7 में 5 जोड़े, क्या है, 7 और 5 12, तो 12 क्या है, पूर्ण संख्या है।
इसका मतलब क्या कहा है इसने, मैंने जोड़ के तो आपको दिखा दिया। इसका मतलब ये क्या है कि अगर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को, 5 क्या है पूर्ण संख्या, 0 क्या है पूर्ण संख्या, 0 क्या है पूर्ण संख्या, 7 क्या है पूर्ण संख्या, ये 7 क्या है पूर्ण संख्या, ये 5 क्या है पूर्ण संख्या, ये 7 क्या है पूर्ण संख्या, ये 5 क्या है पूर्ण संख्या, ये 12 क्या है पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या है, अगर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये चिन्ह किसका है, योग का, जोड़ का। तो हम क्या है पूर्ण संख्या, हम बोलेंगे पूर्ण संख्या योग के अनुसार क्या है, सैवृत है। अगर हमें ये उत्तर वही प्राप्त हो रहे हैं, कैसे भी जोड़ दो हमें क्या मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, अब हम व्याकलन घटा के अनुसार देखेंगे। क्या देखेंगे, घटा के अनुसार। देखो जो अगर हमें बारह, ये क्या है पूर्ण संख्या, 5 क्या है पूर्ण संख्या, घटा अपने पास से लगाया क्योंकि घटा देखना है, ये हमें एक इसकी व्याकलन करनी है, घटा के देखना है, इसके ऊपर चर्चा करनी है कि आखिर क्या ये सत्य बात करेगा या नहीं करेगा। 12 माइनस 5 7 आंसर आ गया। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ है। अगर हम ये कहें कि -12 और -5, या अगर 5 माइनस 12, देखो योग में क्या है, चाहे हम परली तरफ बड़ी लिखें या इधर जोड़ से इधर लिखे बड़ी, तो हमें संख्या तो उसका जोड़ ही करना है ना। इसमें भी ऐसे ही करके देखेंगे संख्याओं को पलट के। अगर हमने 5 में से -12 घटाया तो कितना आया, -7। इसका भी एक नियम लिखो, अगर आपने नहीं आता हो ऐसी संख्याएं घटानी कि चिन्ह अलग अलग हो और हमने संख्या बड़ी में से, कहने का अर्थ यही होता है, जो नियम है वो यही है कि अगर किसी, घटा और जोड़ का नियम है, अगर किन्हीं दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, इसका माइनस का चिन्ह हो गया 12 का, और इसका क्या है, मैंने बोला था चाहे चिन्ह लगा हो या जैसे प्लस का चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, वो संख्या धनात्मक होती है। ना लगा हो, जिस संख्या पर चिन्ह नहीं हो वो धनात्मक होती है। तो इसका मतलब ये प्लस की है, ये माइनस की, तो दो अलग अलग चिन्ह है। तो किन्हीं दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर है। बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो हम उत्तर में माइनस का लेंगे। एक और चिन्ह है, एक और नियम है, जैसे अब यहाँ भी 5 होता, -5 होता, अगर चिन्ह, दूसरा नियम है, अगर किन्हीं दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो हम उनको जोड़ देंगे। जैसे अब 12 और 5 17, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर, यानी कि दोनों पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो हम ये लगाएंगे। कहने का मतलब अगर चिन्ह समान आ जाएंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, अगर समान नहीं है तो हम घटा देंगे। बड़ी में से छोटी को, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर। कहने का मतलब बड़े में से घटाने पर बड़ी संख्या जिसकी है घटाएंगे तो हमारे घटा के ही बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास 12, तो ये -5 क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि 0 से 1 2 3 4 हमारी दाईं तरफ जा रही है, न कि बाईं तरफ। पूर्ण संख्या हमारी दाईं तरफ गई है, बाईं तरफ नहीं गई, तो इसका मतलब ये तो माइनस की बाईं तरफ है, तो ये हमारी नहीं है। हम लिखेंगे व्याकलन, यानी कि घटा हमारी क्या है, संवरित नहीं है पूर्ण संख्या के अनुसार, या पूर्ण संख्या के अनुसार व्याकलन या घटा हमारी संवरित नहीं है, सैवृत नहीं है, सैवृत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब अगली गुणा देखेंगे। गुणा में क्या है, इसने बोला है कि अगर हम किन दो पूर्ण संख्याओं को, 0 एक पूर्ण संख्या है, अगर हम पूर्ण संख्या से गुणा करें क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 0 गुणा 3 0 आ गया,
3 गुणा में 7 21 आ गया, 4 गुणा में 7 28 आ गया, और यह 3 गुणा में 0 आ गया। 7 गुणा में 0 क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या, 0 भी क्या है हमारी पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से शुरू होकर अंत तक किसी भी संख्या क्या है पूर्ण संख्या हमारी। 28 क्या पूर्ण संख्या, क्योंकि ये पॉजिटिव है। 21 क्या है, क्या हमारी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं गुणा के अनुसार क्या हमारी सहवृत है। पूर्ण संख्याएं गुणा के अनुसार हमारी क्या है, सहवृत है। अब हम देखेंगे भाग। क्या देखेंगे? भाग। भाग देखेंगे। भाग में अगर हम बोले कि 5 भाग में 8, 5 भाग में 8, तो हम क्या लिखेंगे? ये भाज्य बनेगा, ये भाज्य, तो 5/8 लिखेंगे, या हम ऐसे लिखेंगे 5 भाग में 8। क्या हमें ये पूरा मिलेगा? देखो, अगर हम नहीं चलती, भाग तो करना आता है ना, तो पॉइंट लगाएंगे और यहां भी लगा देंगे। अब बना हमारा, अब ये चली 5 पे, अब बच गए 10, फिर उसके बाद लगाई 0, उतारी 0, 5 8 40, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 पे चले गए, मेरा ध्यान कहीं और था। 8 6 48 बच गए 2, फिर उतारी 0, और उसके बाद हमारा क्या बना? 8 दूनी 16, फिर बचा 4, फिर 0 उतारी, और 8 पंजे 40। अब हमारा कितना आया? 0.625 आया। तो क्या हमारी 0.625 क्या संख्या रेखा पर कोई ऐसी संख्या आई थी, हमें देखने को मिली थी? और ये संख्या हमारी 0 और 1 के बीच में थी। क्या हमने 0 और 1 के बीच में कोई ऐसी संख्या लिखी थी? क्या हमें 0 और 1 के बीच में कोई ऐसी संख्या लिखी थी जो हमें ये देखने को मिली हो? नहीं लिखी थी। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है हमारी, भाग के अनुसार सहवृत नहीं है। क्लियर? अब उसके बाद इन्हें कहा है प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत सहगुण की जांच कीजिए। इसमें प्राकृतिक संख्या का दे भी रखा हुआ। देखो, प्राकृतिक संख्या का इसने दिया नहीं है, मैं बता दूं। इन्हें कहा है कि प्राकृतिक संख्या मान लिया। अब मैं योग के अनुसार बता रहा हूं, पहले योग के अनुसार 3, ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या, +4 ये भी प्राकृतिक संख्या। इनको जोड़ेंगे क्या? ये भी एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई, क्योंकि ये 1 से शुरू हुई है। क्या हुई है? 1 से शुरू हुई है। अब हम अगर मैं ये कहूं 0 + 3, ये कह दिया हमने, क्या ये दोनों प्राकृतिक संख्या है? नहीं, इसमें ये प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं हम, वैसे पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, ये दोनों है। लेकिन ये क्या है? ये अकेली पूर्ण संख्या है। तो हमने लेना क्या है? हमने लेना वो चीज है जो दोनों हो, दोनों क्या हो? प्राकृतिक संख्या, और हमें तीसरी भी क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो अब हम कहेंगे यहाँ पे अगर कुछ लेंगे, अगर 1 लिया तो हमें 1 और 3 4 मिला, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो हम बोलेंगे योग के अनुसार प्राकृतिक संख्या क्या हमारी? प्राकृतिक संख्या क्या हमारी? सहवृत है। उसके बाद घटाकर अगर हमने 4 - 3 किया, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या। 4 - 3 क्या? 1 आ गया। अगर हमने 3 - 3 किया, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, 0 आया। तो इसका मतलब 0 क्या? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमारी क्या है? ये पूर्ण संख्या है। तो हम बोलेंगे व्याकलन। घटा का अर्थ होता है व्याकलन।
व्यवकलन। ठीक है, व्यवकलन हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या व्यवकलन के अनुसार सावरित नहीं है। और अब हम, ये मैथ में नहीं दे रखा बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे गुणा। अगर हम किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करते, एक गुणा में 3, तो क्या आया, 3 आया। 3 गुणा में 4 क्या आया, 12 आया। 4 गुणा में 1 कितना आया, 4 आया। तो ये क्या है, अगर हम किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे तो क्या है, हमें प्राकृतिक संख्या मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, अब हम अगर 0 के साथ गुणा करेंगे क्या होगा इसमें, क्योंकि ये तो एक पूर्ण संख्या, ये एक प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या दोनों मान सकते हैं, लेकिन इसमें हमने दोनों क्या लेनी है, प्राकृतिक संख्या लेनी है। तो ये कथन नहीं ले सकते हम, लेकिन ये ले सकते हैं, और इसमें हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, गुणा प्राकृत संख्या गुणा के अनुसार क्या है, सावरित है। और अब हम भाग को लेंगे, अब हम क्या लेंगे, भाग को लेंगे। अब हम मान लिया मैंने 1/1 किया, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो हमें मिला 1। अगर हमने 3/4 किया, 3/4 किया, क्या मिला, हमें पॉइंटों में मिला। और क्या हमें पॉइंटों में कोई ऐसी संख्या मिली थी, संख्या रेखा पर जब दर्शाया था तो हमें पॉइंटों में कोई ऐसी संख्या मिली थी, नहीं मिली थी। तो इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, भाग के अनुसार सावरित नहीं है। क्या नहीं है, सावरित नहीं है। ठीक है, वही जो पूर्ण संख्याओं में था, योग सावरित था, घटा नहीं थी, गुणा सावरित था, भाग नहीं था, वही इसकी प्राकृतिक संख्याओं का बना हमारा। ठीक है, अब हम पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। ये तो बच्चों अपनी बेसिक भी हमारा कल खत्म हुआ। चलो मैं कल है ना, ये 2 क्लास से बिल्कुल आपकी कल रिकॉर्ड करके, वैसे अगले हफ्ते का नंबर था 8th क्लास का, मैं कल ये बेसिक तो आपका कंप्लीट करवा दूंगा कल। ठीक है, एक वीडियो और डाल दूंगा। और आज हम पूर्ण संख्याएं तो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक, परिमेय संख्या और प्राकृत होगी हमारी। वैसे तो सीधा भी नियम दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम पूर्णांकों को पढ़ते हैं। पूर्णांक, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक किसके अनुसार, सावरित के अनुसार। हमारे क्या क्या होगा, पूर्ण संख्या भी होगी और हमारी प्राकृत संख्या भी होगी। अब हमारा आया पूर्णांक तीसरे नंबर पे। हम पूर्णांकों को पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है, इसमें एग्जांपल दिया -6, पहले समझेंगे फिर उसके बारे में जानेंगे। अगर जोड़ेंगे पूर्णांक ही, ये जोड़ दिया तो कितना आया, -1। वही नियम यूज हुआ। अगर चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या पर 6, देखो बड़ी में से छोटी घटाया, 6 में से 5 गया 1, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर, माइनस का लगा दिया, तो हमें -1 प्राप्त हुआ। क्या हमें यह पूर्णांक मिला है, हाँ मिला है, क्योंकि पूर्णांक क्या है, -1 पूर्णांक है। हमने संख्या रेखा पर बताया था, पूरे अंक को ही पूर्णांक बोलते हैं। अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, व्याकरण देखेंगे। तो हम ये तो लिखना भूल ही गए। अब हम लिखेंगे पूर्णांक योग के अनुसार क्या है, सावरित है। क्या है, सावरित है।
अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। अब मैं कह दूं 7 माइनस 5 कितना आया 2। तो 2 क्या है, क्या पूर्णांक है? हाँ है। और अब मैं कह दूं इसने दिया 5 माइनस 7, 5 माइनस 7। अब 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 तो कितना आया -2। 2 -2 पूर्णांक है। अब 0 माइनस 7 किया मैंने, 0 माइनस 7 किया। क्या 0 एक पूर्णांक था? ये भी पूर्णांक लिया था, ये भी पूर्णांक, तभी तो पूर्णांक आया। ये पूर्णांक लिया, ये पूर्णांक लिया, तभी तो पूर्णांक आया। ये पूर्णांक लिया, ये भी पूर्णांक लिया, तभी तो पूर्णांक आया। अब हम माइनस की देख रहे हैं, ये पूर्णांक है, इसको पूर्णांक बोलते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या है। अगर 8 ले इसकी जगह तो 8 माइनस 7 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्या पूर्णांक है? हाँ है। 0 को हम कुछ नहीं मानते, पूर्णांक नहीं है ये, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे पूर्णांक व्याकरण के अनुसार क्या है? पूर्णांक व्याकरण के अनुसार हमारा संवृत है। क्या है? संवृत है। अब हम गुणन लिखेंगे, गुणांक को देखेंगे। अगर हम -3 गुणा में -4, इन दोनों की गुणा, एक और नियम लिख लो। अब ये 4 नियम है बच्चों, ये हमेशा याद रहने चाहिए आपको। माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, प्लस में उत्तर आएगा। प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, माइनस उत्तर आएगा। माइनस की गुणा प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ये चारों फॉर्मूले आपके जब तक आपकी जिंदगी में मैथ रहेगा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम इस माइनस की संख्या, पहले तो हम संख्याओं को ले लेते हैं। 4 गुणा में 3, 4 3 12। इस माइनस की गुणा करेंगे, कितना आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे लिखो या ना लिखो तो पॉजिटिव है, वो तो है ही। तो क्या ये हमें क्या मिला? पूर्णांक है? हाँ है। अगर मैं बोलूं 4 गुणा में 3, ये क्या है? 12। क्या ये पूर्णांक है? 7 गुणा में 8 कितना? 7 8 56। क्या ये पूर्णांक है? अगर मैं बोलूं -7 गुणा में 8, 7 8 56। अगर हम अब देखो, यहां तो प्लस के थे, प्लस की गुणा प्लस का तो प्लस का उत्तर। अगर यहां पे माइनस का उत्तर प्लस के साथ है, गुणा माइनस की गुणा प्लस के साथ है, माइनस की गुणा प्लस के साथ है तो माइनस का उत्तर। तो 7 8 56, तो ये उत्तर क्या होगा? माइनस का होगा, ठीक है। तो क्या हमें ये सभी पूर्णांक मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि गुणा के अनुसार, पूर्णांक गुणा के अनुसार क्या है? संवृत है। क्या है? गुणा के अनुसार क्या है? संवृत है। अब हम पढ़ेंगे भाग। अब हम पढ़ेंगे क्या? भाग। इतना समझ में आ गया ना? अब हम क्या पढ़ेंगे? भाग। जैसे इसने एग्जांपल दिया 5 भाग में 8, हम लिखेंगे कैसे? 5/8, क्योंकि हम क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है ना दोनों। और अब हम इसका उत्तर लिखें तो वो पॉइंटों में मैंने निकाला था 0.625 था शायद, है ना, यही था। तो यह हमें संख्या रेखा पर जब हमने पूर्णांक दर्शाए थे तो 0 को छोड़कर और सभी संख्याएं, मैंने क्या बोला था, 0 को छोड़कर सभी संख्याएं नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो होनी चाहिए पूर्ण, लेकिन होनी चाहिए वो पूरा अंक होना चाहिए। और ये क्या है? अधूरा अंक है, ठीक है। और ये क्या है? 0 और जो संख्या रेखा थी ना हमारी, मान लिया ये संख्या रेखा, वो इसके बीच में था, ये इसके बीच में, मैंने तो सीधा 1 लिखा था, इसके बीच में कोई लिखा था? नहीं लिखा था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहली प्राकृतिक संख्या 0 के बाद बनी थी। पहली 0 थी, पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 थी, इनके बीच कोई संख्या नहीं है और ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूर्णांक क्या है? भाग के अनुसार क्या है? संवृत नहीं है। क्लियर? संवृत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, ये आपका देखो हमारी 3 चीज कंप्लीट होगी है। कौन कौन सी? पूर्ण संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, संवृत के अनुसार। ये सभी संवृत के अनुसार कंप्लीट हुई है। वैसे तो मैंने पहले समझा दिया था, अब हमारी संवृत के अनुसार कंप्लीट होने लगी। फिर उसके बाद पूर्णांक हुई, उसके बाद क्या हुई? पूर्णांक हुई। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। हमने पूरे चैप्टर में इन्हीं को एक क्रम विनिमय के अनुसार और साहचर्य के अनुसार भी हमने, अब पूर्णांक तो हम संवृत के अनुसार तो हम चारों आज ही कर लेंगे, और जो सहचार्य और क्रम विनिमय है वो हम इन चारों को कल करेंगे। ठीक है? आज हम परिमेय संख्या को और देखते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं परिमेय संख्या को। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बच्चों कोई ऐसा शब्द ना छूटे हमसे कि जिससे हमने आपको अवगत नहीं कराया हो। ठीक है ना? और आपको अवगत कराना हर शब्द से जो आपके लिए नया है वो जरूरी है। ठीक है? आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत संवृत है, परंतु भाग और व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। ये बात हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? तथापि पूर्णांक योग, व्याकलन और गुणन के अंतर्गत संवृत है। एक पूर्णांक है, देख पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या थी? उसकी योग के अंतर्गत और गुणा के अंतर्गत थी, और व्याकलन और भाग के अंतर्गत नहीं थी। लेकिन हमारा पूर्णांक क्या है? योग, व्यवकलन और गुणा के अंतर्गत तो संवृत है। अकेला था भाग जिसके अंतर्गत संवृत नहीं था। कौन? पूर्णांक। अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। समझ कीजिए कि ऐसी संख्या जो p बटे क्यू की, इसकी परिभाषा मैंने बता दिया। p तथा क्यू पूर्णांक होने चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो भिन्न के रूप में लिखी हो, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, लेकिन होने चाहिए पूर्णांक। ठीक है? लिखियो परिमेय संख्या, जांच कीजिए। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है? आइए हम कुछ युग्मों को जोड़कर देखते हैं। बच्चों, भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग। उम्मीद करता हूं आप होशियार होंगे, आपको ये आता होगा। अगर आपको नहीं आता भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग, अगर आपको नहीं आता, आप बेसिक क्लास में जाइए। ये जो आज क्लास है ना, ये कहीं नहीं जाती, ये चैनल पर ही रहेगी। और टाइम कितना लगेगा रोज की? अगर आपके अंदर कैपेसिटी है 2 क्लास देखने की, उन 16 क्लासों में अगर रोज की 2 क्लास देखोगे तो हमारी 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। टोटल क्लास हमारी 16, एक देखोगे तो हमारी 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डेली क्लास देखिए। उसके बाद ये बेसिक क्लास कंप्लीट होने के बाद डेली आप यहां से लगिए, ये क्लास कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी हम ये 2 क्लास, जैसे हम बेसिक एक्सरसाइज से पहले एक और डालनी पड़ेगी मैंने इससे पहले, क्योंकि हमारा रह गया सिलेबस, बहुत लंबा खींच दिया हमने। उससे पहले कल एक और वीडियो डालेंगे। ठीक है? इन 2 क्लासों को के बाद अगले बुधवार को वीडियो आएगी। तब तक आप इन 16 क्लासों में देखिए, आप कितना मजा आएगा। क्या आपको नहीं आया था और क्या आपको आवे था। जो आवे था वो रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आवे था वो सीख लोगे। ठीक है? अब हम एक बार, अगर आपने ये चीज नहीं आती तो आप बेसिक क्लास में जाइए और बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया जा रहा है। उसमें भिन्न का जोड़, गुणा, घटा, भाग, दशमलव भिन्न भी पूरी डिटेल से बताई गई है। ठीक है? अब हम परिमेय संख्या को देखते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। इसने एक एग्जांपल दिया है, 3/8 प्लस एक संख्या -5 भिन्न है 5/7। आपको जोड़ना आता होगा। जोड़ना कैसे? इनका एलसीएम लेंगे बराबर करके 8 × 56
और उसके बाद 8 56 इनका क्या आया लघुत्तम समापवर्ग। अब 56 को हम 8 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे अंश से। 56 को 8 से भाग करेंगे 7 आएगा, 7 या 21, चिन्ह किसका प्लस का। अब अगले भिन्नांकी 56 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40। अब ये देखना पड़ेगा ये 40 किसका है माइनस का है, लेकिन हम इकट्ठे चिन्ह नहीं लिख सकते हैं, तो हम अलग अलग चिन्ह दिखाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो अब हमें क्या मिला है यहां से वही संख्या। देखो पहले हमने 21 लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं पता मैं बता रहा हूं, अगर प्लस की गुणा मैंने बोला ये ना ब्रैकेट हमेशा गुणा की होती है। ब्रैकेट बाहर लिखी या तो चिन्ह लिख रखा हो या हमारा संख्या लिख रखी हो, या ब्रैकेट के बाहर अगर 3 यहाँ पे होता 2 तो समझ लो ये इनकी दोनों की गुणा है 6। अगर हमारे पास 2 ये माइनस, इस संख्या की जगह क्या आया चिन्ह आ गया, तो अब समझ लो हमारी 2 माइनस की, क्योंकि प्लस के साथ ये प्लस का था, इसके साथ किस रूप में गुणा के रूप में है, किस रूप में गुणा की, और माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, इसलिए और अगर ये माइनस का होता और ये प्लस का, तो प्लस की माइनस के साथ गुणा करेंगे फिर भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि प्लस की माइनस के साथ गुणा किया अपने कितना आया माइनस का आया, फिर एक चिन्ह बन गया, इन दोनों की गुणा करने के बाद एक चिन्ह बना, प्लस की माइनस के साथ गुणा की माइनस आया, और अब हम लिखेंगे हम 40 बटे में क्या था हमारा 56। अब देखो अब हमारे पास बने 2 अलग अलग चिन्ह, इसका क्या है प्लस का, इसका क्या है माइनस का। हम वही जो मैंने नियम लिखवाया था वो हमेशा याद रखना आपने, अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी में से कौन सी बड़ी 40 है और छोटी 21 है, 40 में से 21 गए कितने 40 में से 21 गए कितना 9 1 19 बचे, और उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है माइनस का, माइनस लगाएंगे, बटे में क्या है 56। तो हमारा क्या आया 19 माइनस 19 बटे 56। और उसने बोला क्या यह एक परिमेय संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या या p बटे क्यू के रूप में लिखी है, हाँ लिखी है, हालांकि बेशक माइनस क्यू। अब माइनस का मतलब क्या है p बटे क्यू लिखी है ना, लेकिन p और q पूर्णांक होने चाहिए, चाहे वो माइनस का हो, मैंने बोला था माइनस की भी पूर्णांक हो सकती हो, तो ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो हमारी क्या है परिमेय संख्या है। हम किसी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रही है परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। क्लियर। इसमें एक एग्जांपल और दे रखा, तो हम यही लिखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है योग के अनुसार सैवृत है। सिर्फ देखना हमने सारी चारों के चारों में क्या देखना है सैवृत का मतलब क्या है कि हम परिमेय पूर्णांक देख रहे हैं, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ना पड़ेगा, पूर्णांक परिमेय संख्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय, तो हम क्या परिमेय संख्या प्राप्त कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है परिमेय संख्या के अनुसार क्या है एक हमें क्या प्राप्त हो रही है भिन्न परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। उसके बाद हम परिमेय संख्या के व्याकलन में देखेंगे कि व्याकलन क्या है, अंतर क्या है। इन्हें एग्जांपल दिया एक -7 बटे 5 -2/3 एक एग्जांपल दिया इन्हें। मैं आपको यही एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको यहां बोर्ड पे लिखे और वहां जब आप बुक उठाओगे वहां पे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमको ऐसे ऐसे समझाया गया था, और मैं कुछ अलग एग्जांपल ले दूं आप और इसमें कुछ और है, आप वहां से कैसे मिलाओगे, जो इसमें बात लिखी आप उसके अकॉर्डिंग ही आप समझे इसको। एक बार आपने रिवाइज करना, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपने कॉपी में उतार के रिवाइज करना बाद में। ठीक है, एग्जांपल दिया -5/7 -2/3, ये घटा है। अब क्या करनी है -5/7 -2/3, इसका मतलब क्या है कि घटा करनी है। ठीक है, इसमें से ये घटाना है,
तो घटाने में हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 21 होगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं, हम सीधे गुणा कर देंगे। तो अब हम 21 को 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3। 3 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 15। किसकी? माइनस की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चिन्ह है घटा का। अब हम 21 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 7। 7 दूनी 14। अब हमें क्या प्राप्त हो रहा? अब हमें प्राप्त हो रहा कि चिन्ह इसके भी समान है, इसके दोनों के चिन्ह क्या है? समान है। ये भी घटा का चिन्ह है, ये भी घटा का। तो हमने बोला था, एक नियम लिखवाया था मैंने अभी अभी, कि जिनके चिन्ह समान है तो हम जोड़ देंगे। 14 और 15 29। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर। समान संख्या पर चिन्ह कौन सा है? माइनस का, लगा दिया। अब हमारा हर क्या है? 21 है। क्या हमने घटाने पर, ये घटाने पर, देखो बच्चों एक एग्जांपल और भी दे रखा है इसने, वो आप कर लिया, ठीक है। बल्कि 2 एग्जांपल और दे रखे हैं, मैंने आपको समझा दिया। किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या व्यवकलन के अनुसार क्या है? व्यवकलन के अनुसार संवृत है। क्या है? संवृत है। ये आपको समझाने के लिए जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन सारणी है, मैं आपको अभी कैमरे के सामने दिखाऊंगा, वो आपने करनी है, ठीक है। वो ऐसे कॉपी में ऐसे कैसे सारणी बनानी है, और आपको पूछा जाए कि परिमेय संख्या क्या गुणा के अनुसार संवृत है, तो आपने तुरंत, आपको वो सारणी मन में होनी चाहिए, तो आप बोल दोगे हाँ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुणा के। गुणा में दिया है -2/3 गुणा में 4/5। 4/5। अब देखो इनकी गुणा करने में, गुणा भी अगर आपको गिनती नहीं आती तो आप प्लीज बेसिक क्लास जरूर देखें, ठीक है। अगर कटते हैं तो हम काटते हैं, नहीं तो हम सीधे क्या करते हैं? हम अंश के साथ गुणा करते हैं और हर के साथ गुणा करते हैं। 4 दूनी 8। किसका आएगा? मैंने बोला था माइनस की प्लस के साथ गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस। बटे में क्या? 5 के 15। ये भी हमारी परिमेय संख्या, ये भी हमारी परिमेय संख्या, ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या हमारी? परिमेय संख्या। तो क्या हमें परिमेय संख्या मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल दिया है, वो इसने करके नहीं दिखाया, चलो एक और दिया है, दे दो, 2 रखे हैं, चलो दोनों करके दिखा दूंगा। 3/7 गुणा में 2/5। 2/5 कट रहे हैं आपस में? नहीं कट रहे, तो ऊपर के साथ 3 दूनी 6, 5 ते 35। क्या ये परिमेय संख्या? ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। इन दोनों की गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो क्या है ये? कि गुणा के अनुसार। एक और एग्जांपल दिया है, -4/5 गुणा में -6/11। ये देखो कट रहे आपस में? नहीं कट रहे, तो हम क्या करेंगे? ऊपर के साथ गुणा। देखो पहले इनकी गुणा करो, संख्याओं की। 4 छिका 6 चौका 24 आ गया। उसके बाद हमें चिन्ह देखने, किस किस की गुणा करी हमने? कौन से चिन्हों की? माइनस की माइनस के साथ। मैंने बोला था माइनस की गुणा में माइनस करेंगे तो प्लस का उत्तर आएगा, तो वो प्लस का ही है, हमने कुछ छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। चिन्ह प्लस का लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अगर हम माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अब हम 5 की 11 के साथ गुणा करेंगे, कितना आया? 55 आया। क्या हमें परिमेय संख्या मिल रही है? क्या हमें परिमेय संख्या मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे परिमेय संख्या गुणा के अनुसार भी क्या है? संवृत है। गुणा के अनुसार भी क्या है? संवृत है। गुणा के अनुसार क्या है? संवृत है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाग, जो कि हमारा परिमेय संख्या का लास्ट भाग है। क्या देखेंगे? भाग। दोस्तों बोलते बोलते मुंह दुखने लग जाता है। आप इसको मेरे फल में बदल दीजिए, आप मेरे को फल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो,
ज्यादा से ज्यादा शेयर। सब्सक्राइब आपने सिर्फ एक बार करना, मेरा कहने का मतलब अगर आप शेयर करोगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। कोई ये सोच रहा हो मैं तो वैसे ही देख ला करूंगा, सब्सक्राइब करने की क्यों दिक्कत करूं, तो आप मेरे को ये गुरु दक्षिणा समझ लो या कुछ भी समझ लो, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने करना है भाग, -5/3 भाग में 2/5, -5/3 भाग में 2/5, 2/5। आप देखो आपका सिर्फ नेट खर्च हो रहा, और नेट आज के टाइम में तो जो रिचार्ज होता है, जो हमारा रिचार्ज होता है वो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि अगर कॉल भी आएंगी ना तो रिचार्ज होगा तो आएंगी, नहीं आती नहीं, ठीक है। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपको रिचार्ज नेट का भी करवाना पड़ता है, और नेट का करवाना पड़ता है तो आप क्यों ना उस नेट को सही जगह यूज करिए। और नेट का रिचार्ज तो आपके फोन में हो ही रहा है, और उसका सही यूज करोगे तो आपकी ट्यूशन की फीस बच जाएगी, ठीक है ना। क्या बच जाएगी? ट्यूशन की फीस बच जाएगी। तो इसलिए आप इस नेट का भी सही जगह यूज करें, और आपके नेट का अगर सही जगह यूज होगा तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। अब हम इसको देखेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको गुणा नहीं आते, वो भाग नहीं आती, तो आप प्लीज एक बार बोर्ड पे देखिए भाग कैसे करते हैं भिन्नों की। सबसे पहली भिन्न हम ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिख ली, 5/3 है हमने लिख ली। उसके बाद जो दूसरी भिन्न है ना, उससे पहले हमने भाग की जगह गुणा लगाना होता है। भाग कर रहे हैं हम, लेकिन अब गुणा लगाएंगे। भाग लिखते ही भाग की जगह गुणा लिखेंगे, जो भाग लिखा हुआ है। पहली भिन्न देखो दोबारा से, पहली भिन्न हम ऐसे कैसे लिखेंगे, भाग की जगह फिर गुणा करेंगे, और जो अगली भिन्न है उसके जो अंश है उसको हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। तो हमारा अंश है वो अंश 2 है, तो हम हर बनाएंगे, उसको नीचे लाएंगे, और हर जो 5 है उसको अंश बनाएंगे, 5/2 बना देंगे। इसका 2/5 है तो 5/2 लिख देंगे। अब ये आपस में कट रहे हैं नहीं। देखो बच्चों एक और बात आप नोट कर लीजिए, हम हर को देखो इसके हर से, पहली भिन्न के हर से इस अंश को भी काट सकते हैं गुणा करके, इसको भी काट सकते हैं, इसको इस हर से इसको भी काट सकते हैं इसके अंश से, और इसके अंश से भी, लेकिन अंश से अंश को नहीं काट सकते अगर वो गुणा के बीच में गुणा का चिन्ह है, और इस हर को हर से काट सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर? तो आपस में कट रहे हैं, ऐसे नहीं कट रहे, ऐसे कट रहे हो नहीं कट रहे, तो हम ऊपर की ऊपर के साथ गुणा करेंगे। 25, 5 गुणा में 5, 5 5 25। अब देखो चिन्ह, अब चिन्ह जरूरी देखना आपने। अब देखो ये चिन्ह माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो हम माइनस की प्लस के साथ गुणा करेंगे तो वही उस चिन्ह उन 4 फॉर्मूलों में देखो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। बटे में क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो ये मिल गया, ये तो क्या है ये, इसको अगर हम खोल लें, 6 तिये 18, हालांकि माइनस क्या आएगी, 6 तिये 18। देखो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहां तक तो हमें क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रही है। और इसने 2 एग्जांपल और दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 एग्जांपल और दिए हैं। फिर लेकिन इसने एक बात कही है, क्या आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहवृत हैं। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या, ए मान लिया हमने कोई परिमेय संख्या है, ए अगर मान लिया, चलो यही मान लिया, -5/3 भाग में हमने 0 किया, भाग में हमने 0 किया,
हमने जीरो किया तो हम भाग में वो जो हमें भागफल मिलेगा वो जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर हम ये कहें अगर देखो जीरो को छोड़कर अगर हम किसी संख्या परिमेय संख्या की जीरो से गुणा करेंगे, इसने बोल रखा ये बातें, जो इसने बोल रखा वही जो एनसीईआरटी के थ्रू है वो बता रहा हूं अब मैं। वैसे तो हमारा सहवृत है, अगर हम दोनों परिमेय संख्या को लेंगे और भाग करेंगे तो सहवृत है, लेकिन इसने जो जीरो लिया है उससे एक बात कही है इसने कि अगर हम जीरो से भाग करेंगे, किसी भी परिमेय संख्या की जीरो से भाग करेंगे तो हमारा भागफल जीरो आएगा। तो जो कि क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है और अगर जीरो को छोड़कर हम किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें तो वो फिर सहवृत आता है, फिर हमें तीसरी संख्या भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए इसने कह दिया कि सहवृत परिमेय संख्या सहवृत नहीं है। किसके अनुसार? भाग के अनुसार। तो इसमें खुद इसने एनसीईआरटी के थ्रू यही दे रखा कि नहीं है। अगर जीरो से हम भाग करते किसी परिमेय संख्या तो हमें जीरो प्राप्त होती है, और जीरो प्राप्त होती है तो किसी संख्या से तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अनुसार क्या है? भाग के अनुसार क्या है? सहवृत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और मैं आपको एक वो जो सारणी दी है वो दिखा दूं। आपने ये जो सारणी है ये पेज नंबर 5 पे सबसे ऊपर जो सारणी दी हुई है वो सीधे लिख सकते हो, लेकिन आपको ये जितना जो कुछ किया है वो समझाने के लिए किया है। समझाने का पर्पज था मेरा कि आपको बिल्कुल जीरो से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले बुधवार को मिलते हैं। ठीक है, वैसे जो बेसिक क्लासें है ना ये तो कल मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगले जो सहचार्य और क्रम विनिमय में रहेगा पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, प्राकृत और परिमेय संख्याएं, ये साहचर्य और क्रम विनिमय के अनुसार मैं बिल्कुल समझाऊंगा। कल मैं आपको ये एक और क्लास दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज हमारी अगले बुधवार को होगी। उसके बीच में आप प्लीज बेसिक क्लासों को देखिए, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर कभी भी आप मैथ में मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपने ये भी बात जरूरी है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।